हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूं एक और नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं क्लास 10th वाले बच्चों को स्पेशली इंग्लिश 202 का पेपर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो मेनली हम इस पूरी वीडियो में फोकस करेंगे ग्रामर पोर्शन के ऊपर। यानी ग्रामर पोर्शन से आपका बेसिकली कह सकते हैं आपका 60 to 80 नंबर के जो है मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उस पोर्शन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ये पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में लेके आई हूँ, जो बार बार पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं ग्रामर पोर्शन से मेनली। अगर आप लिटरेचर यानी आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम अभी नहीं है फिलहाल, जैसे कि आपको पता है कल ही आपका पेपर है, तो बस आप ग्रामर पोर्शन इस तरीके से करिएगा जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स से भी बेटर नंबर आप ला सकते हो इस एक वीडियो से। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इसके लिए, और साथ ही साथ अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी करवाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। मैं चैनल की होस्ट तनु। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो इंग्लिश 202 का इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जिसके मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो पहले आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें जो है 4 सेक्शंस आपके पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर ABCD। ठीक है, तो आपका A सेक्शन होता है रीडिंग, B सेक्शन आपका आएगा राइटिंग सेक्शन, C सेक्शन आपका पूरा ग्रामर पोर्शन होता है, और D में आपका लिटरेचर होता है। ठीक है, तो ये पूरे 4 सेक्शंस हम इसमें देखने वाले हैं। 3 सेक्शंस ABC यानी रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। ठीक है, D लिटरेचर वाला पोर्शन जो है वो आपका होता है बुक्स से। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ग्रामर पे फोकस करने वाले हैं। तो इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है, और कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रीडिंग का अनसीन पैसेज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 15 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस पैसेज को करना कुछ नहीं होता, इसमें आपको बस अच्छे से ये पैसेज पढ़ना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, देखिए ये क्वेश्चंस, इनके आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाने हैं इस पूरे उसमें 15 में से 15 लाने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। भाई क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले पैसेज पढ़ने लगते, नहीं पैसेज नहीं पढ़ना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये पढ़िए। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपने ऊपर पढ़ा, मतलब जो भी हम पढ़ने वाले हैं उनके बेस पे हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। द पैसेज इज अबाउट द मेल डोमिनेशन ऑफ द वुमेन, यानी जो मतलब जो औरतों के ऊपर जो मेल्स जो होते हैं वो डोमिनेट होते हैं, इस बारे में है पैसेज। या फिर वुमेन प्लेइंग मेल रोल्स, फीमेल सुपीरियोरिटी, अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ वुमेन। तो इस बारे में किस बारे में है ये पैसेज, ये हम पढ़ के एक बार देखते हैं। Some of the most superficial level roles of male and female are increasingly merged in the modern household. The modern man is now found as never before as a substitute for wife and mother, looking after babies, washing dishes, cooking meals, and performing a whole series of what women once were considered female duties. ठीक है, तो इसमें सब यही बताया गया है कि कैसे जो मेल्स और फीमेल्स के रोल है वो आजकल मर्ज होते जा रहे हैं। यानी मॉडर्न हाउस होल्ड पे पहले क्या होता था, लोग जब मतलब यही काम होता था, मतलब ये माना जाता था कि बेबीज़ को संभालना, कुकिंग करना, डिशेस यानी बर्तन वगैरह धोना, ये सारे काम औरतों के होते हैं। लेकिन आजकल ये काम मर्द भी यानी जो मेल्स है वो भी कर रहे हैं, है ना। द वुमेन मीनवाइल टेक्स ओवर, मेकिंग मोर एंड मोर ऑफ द बिग डिसीजंस, कंट्रोलिंग देम indirectly when she cannot do so directly. So यहाँ पर यह बताया गया है कि जो औरतें होती हैं वो आजकल काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने लग गई हैं, और इसके साथ साथ वो उन चीज़ों को भी संभालने लग गई हैं जिनको वो डायरेक्टली नहीं संभाल सकती, बट इनडायरेक्टली वो संभालती हैं। आउटसाइड द होम वन सीज अ सिमिलर ब्लरिंग और overlapping of functions. While men design dresses and brew up cosmetic, women become doctors, lawyers, bank cashiers and executives. यानी ये बताया है कि आजकल, पहले क्या होता था, कॉस्मेटिक्स औरतें ही चलाती थी, राइट।
राइट। कॉस्मेटिक्स की दुकान वगैरह औरतों की ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन आजकल मेल भी जो है पार्लर्स खोल चुके हैं। वो लोग मतलब डिज़ाइन करते हैं ड्रेसेस औरतों के लिए, है ना। और जो वुमेन है वो डॉक्टर्स बनती जा रही है, लॉयर्स बनती जा रही है, बैंक। यानी इसमें क्या बताया गया है, आपको मेन आइडिया पता चल रहा होगा कि औरत और मर्द दोनों को जो है इक्वल बताया गया है इसमें, और कैसे जो औरतें हैं वो और आगे बढ़ रही हैं। वुमेन नाउ फिल मैनी मस्कुलिन रोल्स, राइट्स द साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूनो बैटलहीन। यानी कुछ मस्कुलिन रोल्स भी ये फॉलो करती हैं, एंड एक्सपेक्ट देयर हस्बैंड टू अज्यूम मैनी ऑफ द टास्क वंस रिजर्व्ड फॉर द फीमेल। दे सीन to be an expanding and aggressive force seizing new territories like conquering army, while men more and more on the defensive are hardly able to hold their own and gratefully accept assignments from their new rulers। यानी औरत जो है वो आजकल आर्मी में भी ज़्यादातर देखी गई हैं, है ना, ज़्यादातर आर्मीज़ में भी जाती हैं, तो हर जगह वो अपना जो है रोल्स दिखा रही हैं। तो अब बताना है कि पैसेज किस बारे में है। द मेल डोमिनेशन ऑफ द women playing more male roles, women female superiority, aggressive behavior of women। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फीमेल सुपीरियोरिटी। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर कंपेयर्स मॉडर्न वुमेन टू अ कंक्यूरिंग आर्मी बिकॉज दे आर एग्रेसिव, दे हैव जॉइंड द आर्मी नाउ, दे हैव बिकम टीचर्स एंड डॉक्टर्स, दे आर एक्सेप्टिंग ऑल जॉब्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर एक्सपेंडिंग एंड एग्रेसिव, यानी दे आर एग्रेसिव, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 फेमिनाइन एक्टिविटीज़, यानी ये तो आपको अंदर से ही मिल जाते हैं पैसेज के। ये देख लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज हेजिंग। हेजिंग का क्या मतलब है, आपको पैरा 2 में से इसका मतलब निकालना है हेजिंग का। ठीक है, तो ये पैरा 2 अब आप पढ़ोगे यहाँ से, और हेजिंग का मतलब आप यहाँ से निकालोगे, तो आंसर मिलेगा आपको ब्लरिंग या फिर ओवरलैपिंग। ठीक है, आंसर इसका ब्लरिंग और ओवरलैपिंग। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एक्टिंग विद फोर्स एंड डिटर्मिनेशन। तो इस पैसेज में से आपको ऐसा निकालना है कोई वर्ड जिसका मतलब ये हो, एक्टिंग विद फोर्स एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, इस टाइप से आपको जो है पैसेज करना है, और पूरा पैसेज आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं सारे। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका आता है, देखिए 7 नंबर का। ठीक है, तो ये पूरा 7 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर के, 7 नंबर आपके पक्के। तो ये पूरा जो है रीडिंग सेक्शन आपका हो जाएगा यहाँ से। रीडिंग सेक्शन के बाद बात आती है राइटिंग सेक्शन के लिए, जो बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट करके मुझे कह रहे थे मैम मैसेज राइटिंग करवाओ। तो ये आपका राइटिंग सेक्शन होता है 25 नंबर का, और 4 नंबर का इसमें आता है क्या, 3rd क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मैसेज राइटिंग के बारे में। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। यू आर शालीन, आप शालीन हैं। यू रिसीव ए फोन कॉल फ्रॉम योर ब्रदर्स ऑफिस इन हिज एब्सेंस एंड हैव द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द स्पीकर। तो आप जो है शालीन हैं, यहाँ पे बताया गया है, और आपके भाई के ऑफिस से फ़ोन आया है उसकी एब्सेंस में, मतलब आपका भाई नहीं है आपके पास, और आपके भाई के ऑफिस से फ़ोन आया है, और आपने उस जो भी फ़ोन कर रहा है उसके साथ नीचे दी गई ये बातें करी हैं। तो इसके बारे में हमें एक मैसेज लिखना है अपने भाई को, जो कि अपनी स्पोर्ट्स क्लास के लिए गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको ये पढ़ना होता है क्या, मिसेस शर्मा हेलो इज़ दिस, ये नंबर उन्होंने बोला, योरसेल्फ आपने बोला येस मे आई नो हु इज कॉलिंग। तो मिसेस शर्मा कहती हैं आई एम मिसेस शर्मा, कैन आई टॉक टू मिस्टर सौरभ। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई का नाम मिस्टर सौरभ है। योरसेल्फ आप कहते हैं नहीं वो नहीं है, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम। तो आप उनसे पूछेंगे मिसेस शर्मा से क्या आप उनके लिए उनके मतलब क्या कोई मैसेज आपको देना है उन्हें। तो मिसेस शर्मा कहेंगी येस प्लीज़ टेल हिम दैट। ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। तो वो कहती है कि हाँ उनके लिए मैसेज है कि उनको बता देना जो मीटिंग कल के लिए फ़िक्स हुई थी 29 अगस्त के लिए वो कैंसिल हो चुकी है। तो आप कहेंगे ओके मैडम आई शैल टेल माई ब्रदर व्हेन ही कम्स बैक। वो जब वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि आप शालीन हैं, आपके भाई के ऑफिस से फ़ोन आया, वहाँ पे क्या बोला गया है जो 29 तारीख को मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। आपको ये चीज़ अपने भाई को बताते हुए एक मैसेज करना है। तो आंसर देख लीजिए इसका एक बार। आंसर काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, और इसको अगर आप करते हैं 4 नंबर आपके पक्के। मैसेज
को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। मैसेज राइटिंग में हमेशा एक बॉक्स बनेगा, ऊपर आप मैसेज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट आएगी। अब डेट मैंने कहाँ से उठाई है और कैसे उठाई है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक डेट दी हुई है 29 अगस्त की, तो 29 अगस्त की यानी टुमारो की बात हो रही है, यानी कल 29 अगस्त है, तो उससे पहले यानी आज की डेट क्या होगी 28 अगस्त, ठीक है। उससे एक दिन पहले की आप डेट लिखेंगे। टाइम आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डियर सौरभ। अब सौरभ नाम हमें यहाँ से पता चल गया था कि उसके भाई का नाम क्या है सौरभ, तो आप सौरभ उसके भाई का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या चीज़ लिखेंगे, मिसेस शर्मा हैज़ कॉल्ड अप फ्रॉम योर ऑफिस टू इन्फॉर्म दैट मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो 29 अगस्त हैज़ बीन कैंसल्ड। आपको बस इतनी सी बात रखनी है कि भाई मिसेस शर्मा ने फ़ोन किया था तेरे ऑफिस से या फिर तुम्हारे ऑफिस से ये बताने के लिए कि कल की जो मीटिंग थी फिक्स जो हुई थी वो कैंसिल हो गई है, और नीचे आपको स्पेस छोड़ के एक लाइन छोड़ के अपना नाम लिखना है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। आपको 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आपकी जो 3rd 4th लाइन होगी ना, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है एक बार कि भाई मैसेज उसने छोड़ने के लिए क्या बोला। जब आप बोलोगे ना डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम, तो आपको ये जो लाइन मिलेगी ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ही आपको अपने मैसेज के अंदर लिखना होता है, ठीक है। इस टाइप का आपका फॉर्मेट रहने वाला है मैसेज का। आई होप यहाँ से जितने भी बच्चे देख रहे हो उनका क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन लेटर के ऊपर है और 7 नंबर का आपका लेटर आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यू आर पूर्वा, यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई तुम पूर्वा हो। यू हैव अंडरटेकन अ जर्नी फ्रॉम योर होम टाउन न्यू दिल्ली टू बेंगलुरु ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। यानी आप जो है कोविड टाइम्स के चलते, कोविड जो है चल रहा है और उस टाइम पे आपने अपने होम टाउन से बेंगलुरु के लिए यानी दिल्ली से बेंगलुरु आप जा रहे हैं। राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में अपने फादर के लेटर लिखना है अपनी सेफ्टी और अपने कंफर्टेबल जर्नी के बारे में बताते हुए, ठीक है। हमने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या रहेगा, आंसर में आप अगर आपके पास देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं था तो आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। अगर एड्रेस दिया होगा तो वो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे अपना, सेंडर एड्रेस आता है इनफॉर्मल में, ठीक है। उसके बाद ABC जो भी आपका मतलब एड्रेस है, उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली से वो लिखेगी अपने होम टाउन से। डेट आपकी 11 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये मैंने डेट लिख दिया आज की। उसके बाद डियर फादर, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, नीचे लिखेंगे डियर फादर और फिर लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड आई एम राइटिंग द लेटर टू टेल यू दैट आई एम फाइन हियर। यानी मैं आशा करती हूँ कि ये लेटर आपको अच्छे से मिल जाए, आपकी जो है अच्छी सेहत में आपको मिले, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ उस लेटर के ज़रिए कि मैं ठीक हूँ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ एवरी प्रिकॉशन टू बी सेफ़ एंड कम्फर्टेबल। मैं हर एक सावधानी का ध्यान रखते हुए ये ध्यान रख रही हूँ कि मैं सेफ़ रहूँ, कंफर्टेबल रहूँ। तो इस लेटर में हमने बेसिकली यही बताना है कि हम जो है अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। वुड रीच बेंगलुरु इन सम आवर्स, उनको ये भी बता सकते हैं कि भाई बेंगलुरु में हम कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक श्योर दैट यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट मी। और मैं इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ कि आप मेरी ज़्यादा चिंता मत करिएगा। आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एट माई बेस्ट, यानी मैं अपनी बहुत अच्छी तरह से देखभाल रखूँगी। एज यू नो दैट दिस जर्नी इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर माई करियर टू। और इसके साथ साथ मैंने एक एडिशनल लाइन जोड़ दी है, मैंने इसमें लिख दिया है कि आपको पता है फादर कि ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे करियर के लिए भी ज़रूरी है। आई होप यू एंड मदर आर डूइंग फाइन। और आप फिर ये लिखेंगे कि मैं आशा करती हूँ माँ और आप बिल्कुल ठीक होंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मैं आपके फिर रिप्लाई का वेट करूँगी। सिंसियरली योर्स, लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद पूर्वा लिखेंगे। पूर्वा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ था नाम, अगर नाम ना दिया हो तो आप कोई भी XYZ नाम लिख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ईजी है।
उसके बाद चलिए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर कुमुद, आपका नाम कुमुद बता दिया यहाँ पे, एक रिपोर्टर हैं आप रूट्स फाउंडेशन प्रेस के। योर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने प्लास्टिक बैग्स का बैन कर दिया है, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन हाउ द बैन इज being ignored and what damage the indiscriminate use of प्लास्टिक बैग्स इज कोजिंग टू द एनवायरमेंट। यानी आपकी गवर्नमेंट ने बैन तो किया है लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं उस बैन को, ठीक है, और क्या क्या डैमेज इस वजह से फैल रहा है एनवायरमेंट को, ये आपको लिखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपका फॉर्मेट देखिए इस टाइप का होगा। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली आपको यही बताना होता है कि क्या चीज़ कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और क्या क्या चीज़ें जो है सावधानियाँ इसके लिए उठानी चाहिए। तो आंसर देख लीजिए, रिपोर्ट राइटिंग में आपका कोई भी बॉक्स नहीं बनेगा, बॉक्स आपका सिर्फ मैसेज राइटिंग में बनेगा। इसमें आपको एक टाइटल लिखना होता है, कोई भी टाइटल चूज कर लीजिए, जैसे मैंने इसमें प्लास्टिक बैन टाइटल ले लिया है। उसके बाद इस साइड आपकी डेट आएगी और यहाँ पे आपका आएगा यानी बाय कुमुद। कुमुद क्यों लिखा, जो हाँ आपका नाम ऊपर दिया हुआ था वही लिखना होता है, बाय कुमुद यानी कुमुद ने लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स आर ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर एंड आर वाइडली यूज। मैंने इसमें लिख दिया है कि भाई प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो हर जगह मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। स्टिल इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द सोसाइटी, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए। सो इट्स एसेंशियल एंड ऑल्सो मैंडेटरी टू बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी बन जाता है कि हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ जो है वो कम कर दें या फिर इसको बैन कर दें। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है एनवायरनमेंट को देखते हुए। द रीज़न भी आपको बताने हैं, क्या क्या रीज़न है इसके। प्लीज़ इग्नोर अंडरस्टैंडिंग द पीपल, जो है वो कुछ लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि ये कुछ मतलब हमें जो ये प्लेस है अच्छा खासा क्लीन छोड़ना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा प्लेस छोड़ने के लिए हमको प्लास्टिक बैन करना होगा और उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होगा। पीपल आर यूज टू कैरी प्लास्टिक बैग्स सो एज दे फॉरगेट टू ब्रिंग द क्लोथ बैग्स विद दैम। यानी पीपल, इतने लोग जो हैं इतने ज़्यादा मतलब प्लास्टिक बैग्स को कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं कि वो क्लोथ बैग ले जाना भूल जाते हैं अपने साथ। प्लास्टिक बैग्स आर सीक्रेटली सोल्ड इन द मार्केट। और प्लास्टिक बैग हालांकि जो है बैन हो चुके हैं लेकिन फिर भी प्लास्टिक बैग्स मतलब छुपके से सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं कुछ मार्केट्स में। पीपल डज नॉट केयर दैट दीज प्लास्टिक बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये लोग ये भी चिंता नहीं करते कि ये प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी इनको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो आई अपील टू एवरीवन दैट प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दीज प्लास्टिक बैग्स बिकॉज दे हार्म द एनवायरनमेंट सो मच। और इसलिए मैं सभी से अपील करती हूँ कि ये प्लास्टिक बैग्स आप यूज़ करना बंद कर दीजिए क्योंकि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग्स ट्राई टू यूज़ क्लोथ बैग्स। और हमें ये लिख देना है कि इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह आप क्लोथ बैग्स का यूज़ करिए, कपड़े के बैग्स का यूज़ करिए। आई होप एवरीवन वुड टेक केयर ऑफ इट। और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग इस बात की जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे। बस इतनी सी रिपोर्ट आपको लिखने के मिल जाएंगे 7 नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको रिपोर्ट लिखनी है। टाइटल लिखना ना भूलें, अपना नाम, जो भी नाम आपको एग्जाम्पल में अगर मतलब जो क्वेश्चन में अगर दिया हो नाम तो वो नाम लिखना है, नहीं दिया हो तो आप कोई भी XYZ नाम लिख सकते हैं। डेट इस साइड आएगी और जो भी आपको बॉडी फॉर्मेट लिखना है वो ऐसे आएगा, ठीक है। होप यहाँ से समझ आ गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये है आपका, कोई भी आपको 3 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, 3 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक आपको चुनना है और अपने व्यूज़ उस पर लिखने हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, 7 नंबर आपको व्यू ही मिलने वाले मुफ्त के। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है इंग्लिश के पेपर में खासकर, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और जब ही तुरंत नंबर मिल जाएंगे आपको। तो पहला टॉपिक देखिए, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19। यानी कोविड-19 ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, मतलब टेक्नोलॉजी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन के लिए कोविड-19 के ज़रिए, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं हुई, इस चीज़ को आपको लिखना है, अपने व्यूज़ लिखने हैं बस। बुक्स दैट मेक अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन यू। अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये जो है 3rd पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे बुक्स जो है वो ग्रेट इंप्रेशन ऑन मी, ये वाला मैंने करके दिखाया है। ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव रेड द रामायण इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट। मैंने जितनी भी आज तक बुक पढ़ी है, रामायण जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। दिस इज़ माई फेवरेट
फेवरेट बुक, आई लव इट मोस्ट, और ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बुक है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। द बुक हैज़ मैनी चार्म्स ऑफ इट्स ओन, और इसके काफ़ी ज़्यादा चार्म्स हैं। इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर बुक, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है किसी और अदर बुक्स के मुकाबले। इट इज़ मोर फिलोसफिक दैन एनी अदर बुक ऑन फिलोसफी, और ये फिलोसफी के चलते हुए भी काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिक है। इट इज़ अ कंप्लीट मोरल कोड, और इसमें हमें क्या मिलता है? मोरल मिलता है। आप कुछ भी, कोई भी बुक के बारे में आ जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ आ जाए, आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं इसमें, बस व्यूज़ लिख लीजिए, आपको मिल जाएंगे नंबर। इट कंटेन्स द लाइफ स्टोरी ऑफ राम भगवान के बारे में है इसमें स्टोरी, और कैसे वो जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। व्यूज़ वाला आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी है आपका 30 नंबर का, और कुछ नहीं करना, ट्रिक्स बताती हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। 7th क्वेश्चन देख लीजिए, आपको जो है एक कन्वर्जेशन दी हुई है, देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का है, 7वां क्वेश्चन। कुछ कन्वर्जेशन आपको दी हुई है। फादर पूछते हैं व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर पुअर स्कोर इन योर ऑल सब्जेक्ट, यानी पापा आपसे मतलब पूछ रहे हैं बेटे से कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स कैसे आए, इतना पुअर को स्कोर कैसे आया तुम्हारा सब्जेक्ट्स में। तो सन जो है बेटा कहता है वेल आई डैश विद द इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो आप इसमें क्या लिखे? वेल आई वॉज बिजी विद द इंटर स्कूल टूर्नामेंट, ठीक है। उसके बाद फादर दैट्स नो एक्सक्यूज, ये तो कोई बहाना नहीं हुआ। यू जस्ट नेग्लेक्टेड, यानी यू जस्ट आ जाएगा यहाँ पे, नेग्लेक्टेड योर स्टडीज, तुमने सिर्फ अपनी जो है स्टडीज़ को नेग्लेक्ट किया है। सन कहता है आई प्रोमिस दैट आई विल टेक केयर ऑफ माई स्टडीज़ इन फ्यूचर, मैं इसका ध्यान रखूँगा। बस आपको जो है, अगर आपको ये समझ ना आए ना, तो आप अपने जो भी टीचर हो उनसे इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा, और आपको जब समझ आ जाएगा मतलब, तो आपको पता चल जाएगा किस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इस टाइप से आपको कंप्लीट करनी है कन्वर्सेशन, 3 नंबर आपके। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको कुछ सेंटेंसेस दी हुई हैं नीचे, और ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको कनेक्टर्स, एक्चुअली ये कनेक्टर्स के साथ आपको ये वर्ड्स से ज्वाइन करने हैं सेंटेंसेस। कैसे? देखिए, ही वेंट टू द फील्ड डैश, उसके बाद यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म है, एक सेंटेंस ये, ही सॉ अ स्नेक, यानी वो फील्ड में गया, उसने सांप देखा। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे? ही वेंट टू द फील्ड वेयर ही सॉ द स्नेक, है ना, जहाँ पर उसने सांप देखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही वेंट टू द फील्ड वेयर ही सॉ अ स्नेक, वेयर आ जाएगा इसमें, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आई शैल गो टू द बाजार, मुझे बाजार जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू बाई फ्लोर, मुझे आटा खरीदना है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, किससे जोड़ेंगे? आई शैल गो टू द बाजार बिकॉज, क्योंकि मुझे आटा खरीदना है, मुझे बाजार जाना चाहिए क्योंकि मुझे आटा खरीदना है। तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज का क्या मतलब होता है, बट का क्या है, व्हेन का क्या है, विच का क्या है, वेयर का क्या मतलब होता है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन है, बलदेव रीच द प्लेग्राउंड, द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, यानी बलदेव प्लेग्राउंड में पहुंचा। पहली सेंटेंस ही है, द मैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, और जो मैच है वो पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे? द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन बलदेव रीच्ड द प्लेग्राउंड, यानी मैच स्टार्ट हो चुका था जब, व्हेन का मतलब है जब, बलदेव प्लेग्राउंड में पहुंचा। दैट्स इट, 3 नंबर आपके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6ठा क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का है, 9th क्वेश्चन एक्चुअली। कमल जो है वो कहता है कन्वर्सेशन पढ़नी है और उसके बाद इनका फिलअप करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कमल कहता है राना वेयर आर यू गोइंग, राना से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। राना कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। कमल कहते हैं यू आर लेट, तुम लेट हो। योर स्कूल ओपन्स एट 8, तुम्हारा तो स्कूल 8 बजे खुलता है। राना कहती है आई मिस्ड माई स्कूल बस, तो वो कहती है कि मैंने अपनी स्कूल बस मिस कर दी। कमल कहता है कैन आई ड्रॉप यू एट योर स्कूल, क्या मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूँ। तो ये कुछ आपको ऐसे पैराग्राफ में से इनडायरेक्ट स्पीच जो है फिल करनी है। कमल आज राना वेयर, कमल ने राना से पूछा वेयर शी वॉज गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग, है ना, वेयर वॉज ही गोइंग। तो उसने ये पूछा, राना रिप्लाइड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी शी वॉज गोइंग टू स्कूल, सॉरी ऐश आएगा यहाँ पे, शी हो जाएगा, ठीक है, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद कमल ऑब्जर्व दैट डैश वॉज लेट, यानी राना वॉज लेट, है ना, कमल ने यही तो ऑब्जर्व किया कि राना लेट है। दैट हर स्कूल ओपनड एट 8, यानी उसका जो स्कूल है वो तो पहले ही खुल चुका है। उसके बाद
राणा सेड दैट शी मिस्ड हर स्कूल बस। उसने कहा कि मैं अपनी जो स्कूल बस है वो मिस कर चुकी हूँ। कमल आस्क्ड हर इफ़ ही कुड ड्रॉप हर एट स्कूल। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा पूरे का, ठीक है। उसके बाद 10th आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का। अगेन क्या है क्वेश्चन, आपको कंबाइन करना है सेम वैसे ही जैसे हमने ऊपर कनेक्टर्स के साथ किया वैसे ही आपको यहाँ भी कंबाइन करना है। एज सो सिंस बिफोर आफ्टर आई एम वॉचिंग टीवी आई लाइक दिस सीरियल वेरी मच। मैं टीवी देख रही हूँ, मुझे ये सीरियल बहुत पसंद है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी एज आई लाइक दिस सीरियल वेरी मच, ठीक है। मैं टीवी देख रही हूँ जैसा कि मुझे ये सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद है। सुरेश ब्रोक द विंडो पेन ही वॉज कॉल्डेड बाय हिज फादर। सुरेश जो है विंडो पेन को तोड़ देता है, विंडो के खिड़की को तोड़ देता है, उसके पापा उसे डांटते हैं। सुरेश ब्रोक द विंडो पेन आफ्टर ही वॉज स्कोल्डेड बाय हिज फादर। सुरेश जब विंडो पेन को तोड़ता है तो उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं उसके बाद। द प्लेयर्स वर वेरी हैप्पी दे हैड वन द मैच। द प्लेयर्स वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीता, सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इस टाइप से इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन इसका बी पार्ट है, हमने ऊपर ए पार्ट देखा, ये बी पार्ट है। 3 नंबर का है ये, ठीक है। टुडे रीता रिसीव्ड अ गिफ्ट। रीता को आज एक गिफ्ट मिला। हर अंकल हैज सेंट हर अ वॉच। उसके अंकल ने एक वॉच उसे भेजी थी। शी इज शोइंग इट टू हर मदर, और वो इसको अपनी मम्मी को दिखा रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्रैकेट्स इन द पैसिव वॉइस में दिखाना है। तो टुडे अ गिफ्ट वॉज रिसीव्ड बाय रीता, ठीक है, उसके द्वारा रिसीव किया गया। अ वॉच डैश बाय हर अंकल वॉज सेंट बाय हर अंकल। इट डैश बाय हर टू हर मदर, इट वॉज शोन बाय हर टू हर मदर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। आपको क्या करना है, वॉज लिख दिया, रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है, देखिए टुडे रीता रिसीव्ड अ गिफ्ट, रिसीव्ड गायब है, वॉज रिसीव्ड लिख दो। सेंट गायब है, वॉज सेंट लिख दो। उसके बाद यहाँ से क्या गायब है, शोइंग गायब है, तो शोइंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है, शोन लिख दिया, ठीक है। 3 नंबर हो जाएंगे, फिर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या है, इसमें क्या करना होता है आपको, है ना, ये पैराग्राफ दिया होता है, इसको कंप्लीट करना होता है कुछ ब्लैंक्स के साथ। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और हर एक ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शन ये दिए होते हैं। तो देख लीजिए, व्हेन आई मेंशन टू रमन दैट ही डैश ऑप्शन आ रहे हैं, सीन इन अ लोकल शॉप लास्ट मंडे। जब मैंने रमन को बताया कि वो हैज़ वॉज हैड या हैव, ही हैड सीन, ही वॉज सीन इन अ लोकल शॉप लास्ट मंडे, कि मैंने उसे तो लास्ट मंडे लोकल शॉप पे देखा था। ही प्रोटेस्टेड दैट he dash at home all day. He stayed at home all day. He said that he dash own a blue car. He said that he don't या फिर he does not own a blue car. तो ये इस टाइप से आ जाएगा, इन्हीं में से चूज करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, complete this extract from a newspaper article by filling in the blanks with appropriate form of the given verbs। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है न्यूज़पेपर से और उसमें से हमें कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं और उनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें लिखनी है। तो पहले की दी हुई है, इनके आंसर मैंने साथ साथ लिख दिए। 6 नंबर का है ये, अ प्रोमिसिंग यंग क्लैरिनेट प्लेयर डैश a scholarship to a top European music academy, Katic Slater aged 17। तो पहला हो जाएगा awarded, award का बन जाएगा awarded, join का यहाँ पे joined है, teach का was taught, ठीक है, was playing, play का was playing आ जाएगा और gift का was gifted, plan का was planned, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पर हो जाती है ये पूरा जो ग्रामर पोर्शन था कंप्लीट। इसके बाद आपका सेक्शन डी आएगा। सेक्शन जी वो लिटरेचर का है और वो जो बच्चे जिन्होंने बुक पढ़ी है वो अच्छे से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी के अलावा ये सारे थे, इतने सारे आपके देखिए ग्रामर पोर्शन से कितना सारा आ जाता है। सेक्शन डी में से आपका बहुत कम आता है, 20 से 25 नंबर का आता है, लेकिन ग्रामर पोर्शन से आपका बहुत ज़्यादा आता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप समझ में आया हो, और समझ में आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, और पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।